हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं सी टेट एसएसटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू से रिलेटेड हैं, जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर। फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषुवत रेखा पर। विषुव के दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है। इस कारण 21 मार्च एवं 23 सितंबर दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है। किस डेट पर? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च को और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है। इसी वजह से 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषुवत रेखा पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक छिछली है। तो अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित है। यह तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों दोनों के लिए आदर्श स्थिति में है। इस अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। फ्रेंड, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं और ये किस जगह पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ये पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन में वृक्ष सदा हरे भरे रहते हैं। यहाँ पे जो इस प्रकार के जंगलों के जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, ये हमेशा सदैव हरे भरे रहते हैं। इसलिए इस वन को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन भी कहते हैं। इन वनों में शीशम, सागौन, महोगनी, एवं रोजवुड, शीशम, सागौन,
महोगनी एवं रोजवुड आदि प्रकार के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि लौटते हुए मानसून के समय आर्द्र पवनें किस दिशा में बहती हैं? घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। तो लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थल से समुद्र की ओर। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। इसी वजह से इन पवनों को स्थलीय समीर भी कहा जाता है। कैसी? स्थलीय समीर। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील में से किसे निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन है, इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विषुवत रेखा पर स्थित होने के कारण घने तथा सदाबहार होते हैं, जो अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन, ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी बेसिन, ऑप्शन नंबर बी नील नदी बेसिन, ऑप्शन नंबर सी मिसिसिपी नदी बेसिन, ऑप्शन नंबर डी अमेजन नदी बेसिन। फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेजन नदी बेसिन। विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन है। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में है। इसका अपवाह क्षेत्र $70,50,000 वर्ग किमी में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। मलोका क्या है? मलोका क्या है? एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु है, मलक्का का निवासी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का घर कोलंबियन जनजातियों द्वारा बनाया गया घर मलोका कहा जाता है। यह जनजाति उत्तर पूर्वी पेरू में निवास करती है। किस जगह? उत्तर पूर्वी पेरू में निवास करती है। फ्रेंड, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। संसाधन संरक्षण कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है, संसाधन प्रबंधन कहलाता है या विकास प्रबंधन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधन प्रबंधन। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण करने के लिए समय देना संसाधन प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत संसाधनों की अभिवृद्धि का प्रयास किया जाता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्षक मेखला की एक विधि है। किसकी विधि है? जल संरक्षण की, मृदा निर्माण की, बागानी की या मृदा संरक्षण की।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदा संरक्षण। रक्षक मेखला किसकी एक विधि है? तो मृदा संरक्षण की एक विधि है। इस विधि में मृदा संरक्षित करने के लिए खेत में बॉर्डर एवं आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, जिससे बारिश के समय में मिट्टी का कटाव नहीं होता। मतलब कि जब बारिश होती है, पानी गिरता है, तो उससे मिट्टी का कटाव नहीं होता, मिट्टी का बहाव नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका ... पुरा स्थल है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका कैसा पुरा स्थल है? पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, सूक्ष्म पाषाणिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाणिक। पुरापाषाणिक स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफा से शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष? शैल चित्रों के, शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषतः प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र। ऑप्शन नंबर बी, अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऑप्शन नंबर सी, इंद्र, वरुण तथा रुद्र। ऑप्शन नंबर डी, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऋग्वेदिक के 3 प्रमुख देवता अग्नि, इंद्र तथा सोम थे। इनमें इंद्र देवता सबसे प्रमुख थे। ऋग्वेद में 250 बार, ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का, 200 बार अग्नि का तथा 140 बार सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। फ्रेंड, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत यूरोप। भारत यूरोप को, जो भारत यूरोप है, संस्कृत भाषा को भारत यूरोप यानी भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। संस्कृत आर्यों की मूल भाषा थी। किसकी? आर्यों की क्या थी? मूल भाषा। आर्यों की मूल भाषा थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव में, बुर्ज होम में, मेहरगढ़ में, भीमबेटका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनाम गांव में। ताम्रपाषाणिक स्थल इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ताम्रपाषाणिक जो ये स्थल है इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से कब्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया गया था। इसमें मृतक का सिर उत्तर की ओर होता है। मृतक का सिर उत्तर की ओर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? पिपासा, तृष्णा, तन्हा या तीव्र इच्छा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तृष्णा, ऑप्शन नंबर बी। लालसा व इच्छाओं की तृष्णा को बुद्ध ने तृष्णा नाम दिया, तृष्णा नाम से पुकारा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण ही तृष्णा था और इससे आसक्ति या राग का उद्भव
होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? इसकी बिक्री की ब्रांडिंग करने से बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में इसे भिन्न करता है, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो जो उत्पाद होते हैं उनकी ब्रांडिंग करने से क्या बेनिफिट रहता है? उनकी ब्रांडिंग करने से क्या बेनिफिट रहता है? जब किसी भी उत्पाद की ब्रांडिंग कर दी जाती है तो मार्केट में जो उसका उपलब्ध मूल्य होता है दूसरों से अलग करता है। जो उत्पाद होते हैं वो एक दूसरे में डिफरेंट कैसे होते हैं? उत्पादों की ब्रांडिंग करने से। तो इसका आंसर किसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। जो उत्पादों की ब्रांडिंग होती है क्या करती है? बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसको भिन्न करती है। आंसर नंबर बी। उत्पादों की ब्रांडिंग से उसकी पहचान को सुनिश्चित किया जाता है और इसके द्वारा बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से भिन्नता प्रकट की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।